नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7। जैसा कि कल रात एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, सब लोग ये जानकर भी हैरान हो गए कि आखिर जकदम से ये फैसला कैसे लिया गया। खबर से आप भली-भांति रूबरू भी हैं। खबर क्या है? वो ये खबर है कि रातों रात लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह रही कि 1 साल पूरा होते ही क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन दिया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सब लोग ये जानना चाहते हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए और भी कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के ही एक शख्सियत, एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, जो पहले भी किसी पार्टी में थे, जो पार्टी से बीजेपी पार्टी में आए, क्योंकि कुछ रीज़न्स रहे थे जो बीजेपी पार्टी का उन्होंने दामन थामा था। आप जानते हैं उनको, रूबरू करवाते हैं उनसे। उनका नाम है श्यामलाल शर्मा जी। श्यामलाल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अचानक से रातों रात एक फ़ैसला सामने आता है, रेजिग्नेशन दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू द्वारा। क्या रीज़न रहा होगा कि अचानक से यूटी बने हुए 1 साल हुआ, 5 अगस्त को ही रातों रात रेजिग्नेशन देते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो फैसले होते हैं ये बड़े सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। आप लोगों के लिए ये लगता है कि ये सडन कोई डिसीज़न हुआ है, जिसको आप चाणचक कह रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला हुआ, ओवरनाइट हुआ। ये इस किस्म की नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। और मोर ओवर जो जम्मू कश्मीर जूनियर टेरिटरी है, इसका एक अपना महत्व है। ये एक ऐसी रियासत है जिसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हिंदुस्तान में भी और अपने आप में भी एक अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। और उसके साथ साथ अगर आप ये कहेंगे कि मुर्मू साहब को वो एलिवेट हुए हैं, ये कोई फैसला नहीं है कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल बनना, और वो आपको पता है कि कितना बड़ा हमारा संविधानिक इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए उनको एलिवेट करके भेजना ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं है। लेकिन बहुत से फैसले जो हैं वो बहुत पहले हो जाते हैं, और सब लोगों से विचार विमर्श करके, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और हिंदुस्तान जो है वो एक सेट फ्रेमवर्क में, जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक चलता है, और फेडरल स्ट्रक्चर की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह से ही चलती हैं। आप ये बात कह सकते हैं कि ये अचानक से लिया गया फैसला है, लेकिन इस पे पूरी तरह से सोच विचार होके एप्रोप्रिएट आदमी उनकी जगह प्लेस किया गया है, और बहुत ही मान सम्मान के साथ मुर्मू जी को भी एलिवेट करके हिंदुस्तान के सीएजी का जो है वो हेड बनाया गया है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सर, इससे पहले भी हमारे जो गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा भी अचानक से उनका भी इस्तीफ़ा सामने आता है, वो रेजिग्नेशन देते हैं। फिर 1 साल बाद गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुर्मू साहब ऐसे करते हैं। आपकी अपनी जो विचारधारा थी वो आपने हमें बताई ही है, लेकिन लोगों का जो कहना है, जो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे आखिर क्या वजह है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लोग ये भी कहते हैं कि जब भी 4G की बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में 4G शुरू कर दिया जाए, तो फिर ही इतने बड़े बड़े फैसले, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, 4G आज की ज़रूरत है, लेकिन जब 4G नहीं था उस समय भी फैसले लिए जाते थे। और इतना अगर हम कहें कि आज के युग में 4G जो है, और ख़ासकर ये कोविड की जो महामारी चल रही है, और ख़ासकर हमारे बच्चे और जो बिजनेसमैन हैं, वो आज एक ज़रूरियात ज़िंदगी है और उनकी एक लाइफ लाइन है। लेकिन इसको हम 4G या दूसरे इशू के साथ जोड़ के नहीं देखें। ये पॉलिटिकल डिसीज़न है, और एक बहुत सशक्त लीडरशिप है आज, जो एक राजनीति को अंडरस्टैंड करती है और फैसले लेती है। और कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हैं वो हमवार करके उनको एक मूवमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ पे जो है उसको भी ऑन करना है। मेरा जो अपना विचार है कि जो फैसला हमारी लीडरशिप ने लिया है, खसूसन तौर पर होम मिनिस्टर जी ने, उन्होंने सोच समझ के लिया हुआ है कि यहाँ पे हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो इंस्टॉल करना है। 6 महीने के बाद या साल के अंदर जब डिलिमिटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे एक इलेक्टोरल का प्रोसेस जो है वो शुरू होना है। साल के अंदर होता है, 1.5 साल में होता है, तो उसके लिए भी वो जो इस किस्म के माहौल का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का ये कहना, नाम नहीं लेना चाहेंगे, दिग्गज नेताओं का ये कहना है कि
पहले जो पॉलिटिकल हमारे गवर्नर साहब रह चुके सत्यपाल मलिक द्वारा, उन्होंने कहा था कि वो उनका बीजेपी बैकग्राउंड रह चुका है उनका। जो हमारे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अब जो हमारे सिन्हा साहब आए हैं, जो ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो वो बीजेपी का है। क्या लगता है कि बीजेपी चुन चुन कर अपने बंदों को यहाँ पर ला रही है, अपने जो नुमाइंदे हैं उनको यहाँ पर ला रही है? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा कि सत्यपाल मलिक जी थे, वो कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, वो उस तरह से बाद में लेट स्टेज में वो भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन अगर उनकी आप देखेंगे स्टूडेंट यूनियन से लेके आगे तक उनका सफ़र एक और तरीके से रहा है। और जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, अगर उनका आप देखेंगे, उनकी प्रोफाइल देखेंगे, और वो आईआईटी के 3 टाइम बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट है, वो बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, और बनारस यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर भी रहे हैं। वो एक लेटरेट लुमिनरी आदमी है, और उनकी अगर आप देखेंगे प्रोफाइल तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक पॉलिटिकल सेंस रखने वाले आज व्यक्ति की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने पॉलिटिकल सिचुएशन को जहाँ पे अब जो है उसको हमने आगे बढ़ाना है, जहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अब जो रिफॉर्म्स करने थे वो भी साथ साथ चलेंगे, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी जो है वो उसी के साथ साथ चलेगा। तो ये मुझे बताइए, किस सरकार में, अगर कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो उस समय जो गवर्नर होते थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं होते थे। मुर्मू साहब जो हैं वो पॉलिटिकल नहीं, वो हमारे आईएएस थे, अलाइड सर्विसेज से जो हैं हमारा, उसमें वो सेवानिवृत्त होके आए हुए हैं। लेकिन जो भी जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आप देखिए कौन लोग, कल आप कहेंगे कि राष्ट्रपति भी जो है वो भी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है। और वो हमें गौरव होना चाहिए अपनी डेमोक्रेसी पे, जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उससे अगर लोगों से चुना हुआ आदमी इन संवैधानिक पोस्टों पे आता है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो लोगों की ज़रूरत है उसकी नब्ज़ को अंडरस्टैंड करता है। जी सर। गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू द्वारा 50,000 नौकरियां देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जो लोग कहा गया था कि यूथ को नौकरियां दी जाएंगी, वो भी चले गए, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी चले गए। अब जो नए गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, क्या लगता है वादे पूरे किए जाएंगे? ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, और ये कोई फॉल्स हॉलो स्लोगन नहीं है, वादा नहीं है। अगर आप देखेंगे रूटीन में भी इतनी असामियाँ जो हैं, इतनी पोस्ट यहाँ हैं वो वेकेंट हुई हैं, और उसका एक प्रोसेस भी शुरू हो गया। लेकिन हम एक बहुत बड़े प्रोसेस से, जो 370 तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, क्या लोगों को मिला क्या नहीं मिला, वो उन लोगों से जाके आप लोग अगर पूछेंगे, और आपको भी जानकारी है, और आप अब हमसे जब इस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं तो हमें खुशी होती है कि कम से कम हमारा जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो इतना जागरूक है कि वो पक्ष और विपक्ष को आंटो रखता है, और लोगों की जो डिमांड्स है, जो उनकी नब्ज़ है, उसकी वो बात करता है। तो मुझे खुशी होती है, खासकर मेरे जैसे आदमी को। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। आपने देखा यहाँ पे 370 गई, 15 से उससे ज़्यादा जो कवानीन है हमारी स्टेट के, उनमें तब्दीली लानी थी, और बीच में कोविड आ गया। 7 महीने तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारी जितनी भी है, और वैसे भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है, 90% जो एनर्जी है, जो मशीनरी की, वो वहाँ पे लगती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और उसके साथ कोविड एक इस किस्म की महामारी आ गई जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ डोमिसाइल आया, उसके बाद यहाँ के लोग तो ये कहते थे, और अपोजिशन पार्टियाँ, हम तो कहते हैं ठीक है, अपोजिशन पारदा सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होनी चाहिए जी। वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करें तो सही, और हमें बिल्कुल ट्रैक पे रखें। हमसे ये क्वेश्चन जो है और आंसर का ये जो डिबेट और डिस्कशन है, ये चलती रहे। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अब डोमिसाइल आ गया, आपने देखा 10,000 असामी की जो है वो अप्लाई हो रहा है, उसमें भी कुछ किंतु परंतु आ रहे हैं, उनको भी रेक्टिफाई, उनको भी कर रहे हैं। और इसी के साथ पीएससी और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भी, वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो गया, JNK बैंक में जो स्केल्टन थे उसकी भी जो है वो
एडवर्टीजमेंट भी हो गई कि 2000 के करीब जो है वहाँ भी असामियाँ निकली हैं, जो पहलियाँ हुई हैं उनकी भी छानबीन हो रही है। तो ये कोई आसान 70 साल का जो बीच में मैंने कहा है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं जिनमें मैं भी रहा हूँ, लेकिन कश्मीर की जो लीडरशिप रही है उसने यहाँ के सिस्टम को धर्म भरम किया है जी। उनका अपना एक चीज़ था, वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। इंसाफ उन्होंने अपने वर्ग के लोगों के साथ में नहीं किया। मैं पहले भी कह रहा था, अगर आप देखेंगे तो जम्मू संभाग में भी हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद हमसे ज़्यादा है जी। और सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे और बैकवर्ड लोग देखेंगे, एसटी देखिए आप, गुज्जर बकरवाल लोग हैं, पूरी ज़िंदगी जो है वो सफ़र में गुजार देते हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। आज उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसी तरीके से जम्मू संभाग के लोगों के साथ भी उन्होंने नहीं किया। वो कश्मीर तक, और कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुर का, गुरेज का एरिया, वो जो है वो इग्नोर्ड रहा है जी। तो ये आस्ता आस्ता उस तरफ हम रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और आगे भी तरक्की की राह पे गामजन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इमीडिएटली कोई अल्लादीन का चिराग लेके ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी, एक ऐसा पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं। सर आखिर कब तक पेशेंस रखी जाएगी? कब तक लोग ये चीज़ें सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे कि कब तक ये चीज़ें? पहले कहा गया 4G शुरू कर दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई में आप भी जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि आजकल 4G बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोविड की वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। बच्चों को घरों पर ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि स्कूल तो बंद हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है 4G चलाना, क्योंकि आप कल देखिए 5 अगस्त को लोगों ने ब्लैक डे भी मनाया, लोगों ने खुशी नहीं मनाई, कईयों ने दीपक जलाए, अच्छा था। जैसे कि हमारे वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, उसकी बड़ी ज़्यादा खुशी थी, लोगों ने दिए भी जलाए, वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर एक भारतीय को गर्व है। लेकिन जो यूटी बनी है 5 अगस्त के दिन बनी थी लास्ट ईयर 2019 में, लेकिन लोग परेशान है कि 4G को कब शुरू किया जाएगा, कब? अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो 4G शुरू करने में इतनी देरी क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का संज्ञान जो है वो सरकार ले रही है, और यहाँ के जो हालात हैं उनको भी हमें अंडरस्टैंड। संज्ञान सर कब तक? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1 साल में ये सारी चीज़ें, 70 साल का जो ये सारी चीज़ें हैं, उनको अगर हम कहेंगे कि 5 महीने में हम सारा कुछ कर लेंगे, यहाँ पे कानून भी, लॉज भी जो है वो नए बनाएंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है, मैं आज आपको कह सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। अभी बड़ी बातें तो करनी है आप, जो जम्मू की लड़ाई रही है कि हमें पॉलिटिकली एम्पावर करो, डिलिमिटेशन, 4G तो है, वो ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा फ्यूचर है, जिसके लिए एक 70 साल का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का और जम्मू के लोगों का, कि हम कब तक गुलामी की ज़िंदगी जीते रहेंगे, तो उसको करने के लिए यहाँ डिलिमिटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उस इलेक्शन से पहले यहाँ पे डिलिमिटेशन होनी है। कितनी सीटें बढ़ती हैं? आप कह रहे हैं गुलामी की ज़िंदगी, तो आज़ादी कहाँ तक है? आज़ादी मिली क्या उनको? अभी तक सिर्फ टोल पे टोल ही आ रहे हैं। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि जम्मू का शहर अब टोलों का शहर बन चुका है। सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे कि हर एक मीडिया साइट पर, हर एक सोशल मीडिया पर, इवन कि आम जनता, आम नागरिक बोल रहा है कि ये टोलों का शहर बन चुका है। सर आज मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये टोलों का शहर क्यों बनता जा रहा है? क्यों इतने टोल? आप सवाल लंबा करते हैं और मेरे जवाब को बिल्कुल आप कंटेन कर देते हैं, कर्टेल कर देते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुने आप। आपने ये कहा टोल की बात, इसका जवाब भी दूंगा। कब तक ये होना है? मैंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में जहाँ जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, हो सकता है कहीं डिस्ट्रिक्ट बनेगा, कहीं सब डिस्ट्रिक्ट बनेगा, कहीं तहसील बनेगी। अब आपने देखा ब्लॉकों को भी रिव्यू किया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। तो ये जो बीमारी है, मैंने आपको कहा ना कि एक पेशेंट जो है उसको हमने टेबल पे लटाया हुआ है, उसके वाइटल ऑर्गन जो है वो टोटल डैमेज हो चुके हैं। किडनी भी ट्रांसप्लांट कर लेंगे, लिवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट भी जो है वो आजकल ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कहते हैं टटरी का इलाज नहीं होता। अभी हमारा जो ब्रेन है वो उसका ट्रीटमेंट होता है, और ये एक साइकी ट्रीटमेंट है, जो साइकी डेवलप हो गई है कश्मीर की लीडरशिप की और वहाँ की सोच को। उन्होंने उन लोगों को भी तबाह किया है, हमें तो तबाह किया ही किया, उनका भी कुछ नहीं बनाया, खोखले नारे दिए हुए हैं। कुर्सी पे एक बात कहते हैं, दूसरी
दूसरी बात कहते हैं। तो मैंने कहा है ये 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को, जो बड़े फैसले हैं वो अभी तो होने हैं। आप लोग लड़ाई लड़ते रहे हमारी सीटें बढ़नी चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कम है, हमारा एरिया ज़्यादा है ना जा रहा है। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो जम्मू प्रोविंस का ज़्यादा है। अगर कश्मीर में 250 स्क्वायर किलोमीटर पे डिस्ट्रिक्ट बन सकता है तो अखनूर जो है वो 1100 स्क्वायर किलोमीटर में एक तहसील होती थी, आज 3 सब डिवीज़न है और 8 तहसीलें हैं। तो कहीं ना कहीं इंसाफ तो नहीं हुआ है ना जम्मू के साथ। तो वो ओवरनाइट तो नहीं होना है। जहाँ तक आपने टोल की बात की है, 4G वाली बात ठीक है और हम उसको बड़ी शिद्दत से परस्यू कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो हमारे अभी आउटगोइंग जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए हैं उन्होंने भी ये बात कही थी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसका संज्ञान तो ले रही है, लेकिन आप कश्मीर के हालात देखें, आज भी किलिंग हुई है, इलेक्टेड सरपंच की किलिंग हो रही है। और ये जो सोशल मीडिया है इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन आग लगाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो एक साइकी है, मैं यहाँ की नहीं कह रहा, उन लोगों की। और इशारा कहाँ से होता है? उनके डायरेक्टर जो हैं, जो डिज़ाइनर हैं, उनके वो कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या दूसरे कंट्रियों में बैठे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर, जहाँ लोगों की जानो माल की हिफाजत। जहाँ तक टोल की बात करते हैं, वो आज का तो नहीं है, वो 2000 का है। और जितने भी टोल की ये पॉलिसी है, ये इम्प्लीमेंट कब हुई? जब सरदार मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तभी हुई ना। तो ये जम्मू कश्मीर में मुझे पता है जब बीजेपी ने ये बड़े वादे किए थे कि जम्मू के लोगों को सहूलतें दी जाएंगी, तो अचानक से टोल पे टोल क्यों लगने हैं? नहीं, अखनूर की बात करते थे आप, वो मैं आपको यहाँ वो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कब शुरू कर रहे हैं, वो तोहफा कब देना है? वो तोहफा नहीं है, वो जब रोड बनेगा, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, पहले थोड़े लगाना है। हो सकता है तब तक यहाँ सरकार आ जाएगी तो फिर हम अपनी। बीजेपी के क्या फायदे हुए, क्या लोगों को क्या फायदे हुए इसके? अभी बताता हूँ क्या फायदे हुए। एक बधान, एक प्रधान, एक निशान, मेरी बहन, कितना बड़ा नारा था, कितने बलिदान हुए उसके लिए। मुझे ये बताओ कि 47 के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं या रिफ्यूजी लोग थे, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला। और जो लोग 1947 में उधर चले गए उस पार, उनकी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन आज भी यहाँ पे है। यूटी में टोल होता है वैसे सर? यूटी की लिमिट कितनी होती है? और ये टेम्परेरी है। यूटी इज टेम्परेरी फेस। ये स्टेट रिस्टोर होनी है, दोबारा यहाँ स्टेटहुड मिलनी है हमें, और बहुत जल्द मिलेगी। ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस अब स्टार्ट होता है, ये एक एक इशू को एड्रेस किया जाएगा। यहाँ स्टेट रिस्टोर होगी। जिन ड्यूटी की आप बात करते हैं वो 30-35 किलोमीटर से ऊपर नहीं होती। तो टोल जो है वह 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगता है। ये कहीं कम्युनिकेशन गैप है और आप लोग भी हमें घुमाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ट्यूशन पढ़ के आता हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ। मुझसे सवाल करोगे तो जवाब भी उसका मिलेगा, सो दैट कि लोगों को भी जानकारी हो। अगर यूटी में नहीं होता तो मुझे पता है यूटी में नहीं होता है, लेकिन यूटी की लिमिट कितनी होती है? ये मेरी जो इस समय यूटी है, ये कितने इसकी है? 27,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है जी। इससे भी ज्यादा है। सिर्फ अगर आप जम्मू का देखें 15,000 कश्मीर का हो गया जी। तो फिर अगर हम पीओके का भी लगाएं तो ये कैसे यूटी रह सकती है? ये यूटी तो वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे जो कहते थे कि यहाँ नेशनल फ्लैग को कोई कंधा देने वाला नजर नहीं आएगा, हम जम्मू के लोग और राष्ट्रवादी लोग मर थोड़े गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें पता है, इतना हमें ज्ञान है कि यूटी की क्या है, नेशनल हाईवे पे कितनी डिस्टेंस पे एक टोल होना चाहिए। मुझे लगता है सरोर और बन प्लाजा को रिव्यू करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा नेशनल हाईवे वालों को, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनती है। और जब उनके अपने पैरामीटर्स हैं, नॉर्म्स हैं कि 60 किलोमीटर के रेडियस में एक ही टोल लगेगा, तो उसके लिए भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। इन राइटिंग में भी जा रहा है और यहाँ मनमानी कर रही थी कुछ ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसीलिए हो रही हैं
कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल की जाए, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो यहाँ जो साधारण व्यक्ति है उसकी सरकार होनी चाहिए। तो सर हम ये मान के चलें कि अब बीजेपी, जो आपने बातें हमसे करी, जो आपने दिल खोल के आपने सब कुछ बताया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में चाहे 6 महीने लगे, आपने 6 महीने का टाइम लिया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो लोगों को मैं की उम्मीदें हैं वो एकदम खरे उतरेगी बीजेपी उस पर। 3 बातें मैंने बताई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डिलिमिटेशन का लागू होना जी, और 2011 की सेंसस पे प्रश्न चिन्ह है, उसको भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं। हम 2001 को भी टैली कर रहे हैं, 2011 को भी देख रहे हैं, और 2021 वाली भी तो आ ही जानी है जी, जहाँ भी प्रोजेक्टेड आ रही होगी कहीं से, चाहे वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि 2011 में फजिंग हुई है और वो आज प्रूव हो रहा है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बैठी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। हमारी जो स्टेट की इकाई है उनको अपना अपना काम दिया गया है, दायित्व दिया गया है, और बहुत कर्मठ लोग हैं हमारे, क्योंकि हमें उसको एक एक चीज़ को कंटेस्ट करना है। वहाँ से आर्गू आएगा, काउंटर आर्गू होगा। कहते हैं कश्मीर वाले, क्योंकि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा स्टडी करते थे, लेकिन हम लोग पीछे थोड़े, हम उनसे ज़्यादा काबिल हैं। ये बात अलग है कि वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम मैनिपुलेशन नहीं, वी आर स्टेट, डोगराज आर वेरी स्टेट, बट अपना हक अब हम लेके छोड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, चाहे वो नौकरी है। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है वो बेरोजगारी की है, क्योंकि ये ऐसी स्टेट है यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। कल किसी की भी सरकार बनेगी, हमारी सरकार मुझे पता है लोगों ने बनानी है। हमसे अगर सवाल करते हैं तो हमें लोगों ने दिल खोल के वोट दिए हैं, 80% से ज़्यादा वोट पार्लियामेंट में और असेंबली में दिया हुआ है, तो वो किसके पास जाएंगे? मैं दिहाड़ी आपकी लगाता रहूं और आप बोलें कि नहीं आप उजरत उससे ले लो, तो ये तो नहीं है ना। वो उनका गिला शिकवा गुस्सा जहाँ कुछ भी वो हमें कहते हैं वो उनका जायज़ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उनकी है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके वोट दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं था। मैं बताऊंगा 86% वोट पार्लियामेंट में एक पार्टी को। तो आप अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिशन है कहाँ? ये टोल प्लाजा की आप बात करते हैं, तो बन वाला टोल प्लाजा मेरी बहन कब लगा था? किसकी गवर्नमेंट थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की। जो आज बड़ी बातें करते हैं वो भी तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, और एक मेरे भाई, मेरे मित्र, उस समय तो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो भी जम्मू से हैं, जो कह रहे हैं जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, बीजेपी कर रही है। तो उस समय क्यों नहीं बोले? और अच्छी बात है, हम लोगों के हित की जो बात होगी, लोगों के हक की बात होगी, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और हम यहां पावर में नहीं है, यहां इस समय ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही है, और दैट इज वाई संज्ञान ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर। ये छोटी बातें आपने कहा किया क्या? 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, जहां की बच्चियों को आपकी शादी बाहर हो जाए। आपके फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो खत्म हो गए, आपके रखे फिर, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को वो राइट नहीं है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है, दूसरे नहीं थे। यही 5 सेक्शंस थी जो डिप्राइव थे, उनको कोई हक नहीं था। यहां मुसलमान बहनें हैं हमारी, एसटी हैं, उनको आज तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देती, और 22% से ज़्यादा पॉपुलेशन है एसटी की, वो तो मुस्लिम समुदाय से हैं। अगर हमारे साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया अपने लोगों के साथ भी नहीं। तो अब इंसाफ, हम किसी का हक लेंगे नहीं और अपना हक छोड़ेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे जी। आखिरी सवाल ये कि पहले आप कांग्रेस के एक बड़े नेता रह चुके हैं, फिर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वहीं कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का ये कहना है कि श्यामलाल शर्मा जी जब कांग्रेस में थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि उनका ये कहना है कि श्यामलाल शर्मा जब कांग्रेस में थे तो ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है, कुछ भी वो काम करते थे ग्राउंड लेवल पर जाके करते थे, लोगों की मुश्किलात को सुनते थे, और वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे क्योंकि वो अच्छे काम करते थे। आखिर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो गुमनाम से क्यों हो गए हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? ना ही उनकी कोई खबर है, ना कोई अता पता है। क्या कहेंगे इस बारे में?
मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेरा 2004 का जो मोबाइल है वही नंबर है। तो अगर मेरी बहन कभी पहले आती है, आज मैं 3 बजे खाना खाया है मेरी बहन, हालांकि एसओपी को भी फॉलो किया जा रहा है स्ट्रिक्टली। और आप अगर देखेंगे यहाँ दरबार लगा होता है, मैं बाहर भी जहाँ जाता हूँ तो अच्छी बात है। वो तो कहते थे श्यामलाल के साथ है ही कोई नहीं, तो आज वो इंडोर्स कर रहे हैं। मैंने भी एक इंटरव्यू सुना था कि बड़े लीडर हमारे जो गए हैं वो अखनूर वाले, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, वो लोग कह रहे थे, और मुझे तो उनके मुंह से अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि लगता भी नहीं है। उनके पास बहुत से मेडल हैं, और इतने अच्छे मेडल हैं, 10-10 महीने साल साल वो जेल में रह के आए हैं। उनकी सोच और अप्रोच तो, लेकिन मुझे उनकी ये शोहरत का या वो मेरी इन चीज़ें बढ़ाई करें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर वो इंडोर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको श्यामलाल तो याद आ रहा है। आज मुझे बताइए उनकी एक्टिविटी क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, कांग्रेस में तो मुझे 20 साल लगे और मैं कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अंदर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया, कांग्रेस ने भी वाइस प्रेसिडेंट ही बनाया हुआ था। जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं श्री राम का भक्त हूं। आपको भी जानकारी होगी कि मैं कश्मीर में भी सबको जो भी मुझे कहता है मैं जय श्री राम बोलता हूं। मेरे इस अजीज ने मुझे फ़ोन किया, इसने गुड आफ्टरनून बोला होगा, मैंने जय श्री राम बोला होगा। और मैं पिछले 25 साल से, और कल से मैं गदगद हो गया हूं। मैं इतना इमोशनल हो गया हूं कि मेरी आंखों से खुद नीर चल पड़ता है। 1000 वर्ष लगा हमें 100 करोड़ पॉपुलेशन को कि अपना जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनको वो स्थान दिलाने के लिए। अगर मंदिर जो है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मुझे ये बताओ कि अगर वो अयोध्या में नहीं बनना तो कहां बनना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज को जोड़ा है। आप देखिए, वो केवट के भी गले लगे, पैर भी धोए, केवट ने भी धोए, उन्होंने शबरी के जूठे पैर भी खाए, और उन्होंने धानवू को भी और वनवासियों को भी जो है गले लगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राज समाज को जोड़ते हैं। और कल मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने भी समाज को जोड़ने की बात की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा उन्होंने। और ये भी कहा तमाम वर्ग ने, कथनी और करनी में, नीति और नीयत में फर्क नहीं है। बताओ किसी ने विरोध किया? जिन्होंने करना है, अपोजिशन का वजूद क्या है? हम तो चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन हो, दैट इज हेल्दी डेमोक्रेसी, लेकिन है ही नहीं। जिनकी बात कांग्रेस की आप कर रहे हैं, कहाँ है वो कांग्रेस? कहीं नजर आ रही है आपको? गिने चुने हैं, विरोध करना है उन्होंने भी तो अपनी, मेरी बहन, दुकान चलानी है ना, तो उनको भी करने दो, सो दैट कि हम भी सचेत रहेंगे। नहीं तो हम कहेंगे हमारे मुकाबले में है ही कोई नहीं। तो इसलिए जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज करना है, तो वो कबीर महाराज ने कहा है कि निंदन साके रखिए। जो निंदा करने वाला आदमी है उसको बिल्कुल अपने घर के सामने बोलो यहाँ अपनी कुटिया बना ले। जी बिल्कुल। आखिर में जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए? क्योंकि आपने पहले कहा कि मोस्टली लोगों के ये सवाल हैं कि अगर आप सर के पास इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो ये ज़रूर पूछिएगा कि कब तक, आखिर आपने पहले बताया कि 6 महीने लगेंगे। एक लास्ट टाइम ये पूछना चाहेंगे कि 4G कब शुरू होगा? ये लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रही हूँ। और बाकी ये जो नौकरियों के वादे किए गए थे, तो आप एक भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहेंगे लास्ट में ये जाते जाते? देखिए, नौकरियों का तो प्रोसेस मेरी बहन शुरू हो गया, आपके सामने है। वो PSC आपकी हो गई, कितनी पोस्टें उनको रेफ़र कर दी, 3000 के करीब जो है गस्टेड कार्डर की पोस्टें जो हैं उनको रेफ़र हो गई हैं। थोड़ा सा किंतु परंतु है, वो होता है जब कानून, और कहीं ना कहीं सरकार को सबोटाइज भी किया जा रहा है जी। क्योंकि अगर आप सेक्रेटरीट में रेशो देखेंगे और एक सोच जो वहाँ की बनी है 70 साल में, उसको बदलने में समय लगता है। जिनको किसी का दूसरे का हक खाने की आदत पड़ जाए, वो भाई भाई का कत्ल कर देता है। ये हमारे समाज को उन लोगों ने सिखाया है। 4G का मैं 6 महीने नहीं कह रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि हम लोग भी उसके पीछे हैं कि जल्दी उसको रिस्टोर करें। हमारे बच्चों ने अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई सारी करनी है तो इस स्पीड में तो नहीं कर सकते हैं, फिर वो कंपटीशन में कैसे फेस। और देखो जम्मू के बच्चे कितने काबिल हैं, वो compete कर रहे हैं। आप कल ही देखो, आप जो लिस्ट आई है उसमें आप अपनी रेशो देखिएगा। पहले नालायक थे हम, क्या अब पीछे KS की लिस्ट आई है उसमें भी आप देखिएगा, JNK की बैंक की आई है,
काबली हमारे लोग जो हैं, मैंने कहा है, हम कर्मठ लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और हम ना अपने हक हमारा खाते रहे। वो 4G हो सकता है जल्दी रिस्टोर होगा, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है। मेरी पार्टी, हम वहाँ पे जो है वो अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जल्दी रिस्टोर होगा। नेक गवर्नर साहब आए हैं, वो सारा रिव्यू लेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कहती हैं, बाकी क्या कहती हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्सेस, आपने देखा कि तीनों तरफ से इस समय कशीदगी है। तो इन चीज़ों को सबका आंकलन करके वो लेंगे। लेकिन नौकरियों का आप देखेंगे कि बिफोर इलेक्शन मुझे लगता है 50,000 का जो आंकड़ा रखा हुआ है, ये अब कितना एक्सपीडाइट करते हैं, और ये जिम्मेवारी प्रशासन की है, और दिल्ली उसको किस तरह से मॉनिटरिंग करती है, और हम उसमें कितने सचेत रहते हैं। तो लोगों को मैं ये कहूँगा कि वो ये अपेक्षा करते रहें, ये प्रेशर बना के रखें, खासकर यूथ। आपने देखा डोमिसाइल का ऑर्डर हुआ, तो सोशल मीडिया पे बच्चों ने इतना किया कि हम लोग मजबूर हो गए, और 24 घंटे के अंदर वो ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, उसमें तरमीम हुई। मैं यही चाहता था। मैं 15 साल से मैं बीजेपी में, कांग्रेस में रहा, या मेरा ये था कि जम्मू के लोग जो हैं वो सचेत हो जाएं। अपने हक की लड़ाई जिस तरह से वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, इसी तरीके से ये जो शासक हैं, और अब तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू को मिलेगी। तो मैंने आपको कह दिया कि 1000 वर्ष का, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। भारतीय जनता पार्टी के 5 थे, 370 को तोड़ना, 35 को यहाँ लगाना, डिलिमिटेशन करना, ये जम्मू कश्मीर में। वहाँ था ट्रिपल तलाक को अलविदा कहना, हमारी मुसलमान बहनें हैं। ये कहाँ की सभ्यता है? ये सिविलाइज्ड सोसाइटी की निशानी है। हमारे तो यहाँ गाय या भैंस किसी को देनी हो तो नया डोरी डाल के देते हैं। तो आप उन बहू बेटियों को कहते हैं ट्रिपल तलाक में तलाक तलाक तलाक, और घर से निकाल देते हैं। ये कोई छोटे काम नहीं है। राम मंदिर वाला कोई छोटा काम हुआ है? ये मोदी जी ही कर सकते हैं, अमित शाह जी ही कर सकते हैं। कम से कम हमारी पहचान तो बनी, और समाज जुड़ेगा, समाज टूटेगा नहीं। किसी मुसलमान ने जो सोच रखता है उसका विरोध नहीं किया है। तो जी भारतीय जनता पार्टी, 1 नेशन 1 टैक्स का काम किसने किया? CEA किसने किया? जो हमारे लोग हैं उनकी परसेंटेज देखिए, पाकिस्तान में क्या रह गई, अफगानिस्तान में क्या रह गई, क्या उन लोगों के साथ हो रहा है, और हम उनको यहाँ पे हाथ पे बिठा के रखे हुए। तो ये काम बीजेपी ने किए हैं, और आगे 2-3 रह गए हैं, वो भी बीजेपी ही करेगी। तो आपने सुना कि श्यामलाल शर्मा जी ने क्या कहा। जम्मू के जो बेरोज़गार युवा हैं उनको जल्द ही नौकरियां मिलेंगी, ये इनका कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छे काम उन्होंने किए हैं, ये इनका कहना है। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, आगे जाके भी खरा उतरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हक के लिए लड़ती है। ये सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी। ये थे हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी। सारा इंटरव्यू आप देखिए, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए JK News 7।